बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 3 के आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं और बहुत ही आसान से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन मोशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। एक फोर्स की वजह से हमारे पास मोशन में क्या चेंज आता है, हमसे ये पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। अ फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशन। एक फोर्स की वजह से या तो हम किसी फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की फॉर्म में हम उसे धक्का देंगे तो वो अपने मोशन को स्टार्ट कर देगा, या फिर अगर वो मूव कर रहा है उसे हम अपने हाथ से रोक देंगे, फोर्स लगा के ही रोकेंगे ना, तो ये फोर्स लगा के हम उसकी मोशन को रोक सकते हैं। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक बॉल जो है स्लोली मूव हो रही है, हम उसे धक्का दें, एक फोर्स लगाएं उसे और वो और स्पीड के साथ जो है वो रोल होना शुरू हो जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। या हम उसे हाथ से हल्का भी कर सकते हैं अगर वो तेज चल रही है। तो चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब कोई भी चीज मूविंग चीज है उसके हम डायरेक्शन को चेंज करके उसकी मोशन को चेंज कर सकते हैं। आर चेंज इट्स शेप। तो यहाँ पर जो 4-5 चीजें जो फोर्स की वजह से मोशन में जो चेंज आता है, फर्स्ट क्या करती है, अ फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप मोशन, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज इट्स शेप। ठीक है, बस यही एक शॉर्ट सा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। गिव एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स की जो है वो 5 एग्जांपल्स हमसे पूछी गई हैं। तो ये है हमारे पास इसकी फोर्सेस की एग्जांपल। फ्रैक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और एंड देन स्प्रिंग फोर्स। ये भी आप कर सकते हैं, आप बुक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा और दी गई हैं, आप उनमें से भी कोई से 5 जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो फ्री स्पेस में मूव कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद हिज वेलोसिटी। कितनी देर तक वो जब ऑब्जेक्ट जो है वो इसी वेलोसिटी के साथ जो है स्पेस में मूव करता रहेगा, हम लोगों ने ये बताना है। द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी इनडेफिनेटली। वो मतलब हमेशा के लिए चलता रहेगा, लेकिन एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कोई बाहरी फोर्स उसे रोक नहीं देती तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता ही रहेगा फ्री स्पेस में। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री स्पेस में है, ठीक है, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, फ्री स्पेस में है, तो हाउ लॉन्ग विल ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। वो अपनी इस वेलोसिटी के साथ जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था, तो वो कितनी देर तक इसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू वो चलता ही जाएगा उसी वेलोसिटी के साथ जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। सिर्फ ये एक सिंपल सा आंसर, आप इस एक्सटर्नल फोर्स को हाईलाइट करके बोल्ड फॉर्म में भी से इतने क्वेश्चन एग्जाम शीट के आंसर में लिख सकते हैं ताकि जो रीडर है उसे आसानी हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास 3.4 है, तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। डिफाइन द इम्प्लस ऑफ फोर्स। फोर्स के इम्प्लस को फाइंड करना है। इस पे जो बुक पे डिफाइन लिखा है आप सिंपली वो भी डिफाइन भी लिख सकते हैं, या हम भी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो इसकी लेके आए हैं। इम्प्लस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। इम्प्लस जो है वो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, यानी कि हमारे पास जो टी इज इक्वल टू टॉर्क, सी से इम्प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई टी फॉर विच इट्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास 3.4 भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, वाई हैज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ नॉट बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। न्यूटन का जो पहला लॉ था वो अर्थ पर क्यों नहीं प्रूव हुआ। न्यूटन का पहला लॉ में कहता है कि न्यूटन का पहला लॉ ये था कि जब तक एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर सकता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती। लाइक अगर एक बुक मेज पे पड़ी है, टेबल पे पड़ी है, तो वो वहीं पर पड़ी रहेगी जब तक कोई उसे आके हिला नहीं देता। तो ये था न्यूटन का हमारे पास फर्स्ट लॉ। तो इसका आंसर देखते हैं। Newton's first law can't be proved on the earth because the friction and the air resistance always act on the moving object। वो अर्थ पे इसलिए प्रूव नहीं हुआ था क्योंकि हमारी जो फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है। So no object is completely free
from the external forces. अभी इसमें ये जो 3.5 वाला है जिसमें कह रहे हैं कि वो अर्थ पर क्यों नहीं प्रूव हो सका न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, इसको मैं दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करूँ? इसके आंसर को बताओ इंग्लिश में या रोमन में बता देना, ठीक है, हिंदी में आंसर ना देना। तो इसमें दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करूँ? अर्थ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ पर्टिकुलरली प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि हर मूविंग ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंट लगती है। एक्सटर्नल फोर्सेस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम कर देती हैं या उसे रोक देती हैं, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर बिना एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। न्यूटन फर्स्ट लॉ can't be proved on the earth because their friction and the resistance always act on the moving object, therefore the no. इसमें ये कह रहे हैं कि अर्थ के ऊपर जो है वो हमारे पास दो चीज़ें जो ऑलवेज अवेलेबल होती हैं, लाइक हमारी जो फ्रिक्शन, ये देखिए हमारी फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस जो है, इन दो चीज़ों की वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पीड कम होती रहती है, ठीक है। तो वो हमेशा के लिए जो है वो रेस्ट की फॉर्म में नहीं रहता है फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से, इसलिए जो है वो सो नो ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस, वो एक्सटर्नल फोर्सेस से कम्प्लीटली फ्री नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए। When sitting in a car which suddenly accelerates from the rest, you are pushed back into the seat. Why? When suddenly in a car, जब आप एक कार में होते हैं, ये क्वेश्चन ठीक लिखा है, क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। When sitting in a car which suddenly accelerate from the rest, जो suddenly accelerate करती है from the rest, are you pushed back into the seat? Why? आप जो है वो उस सीट पे when sitting in a car with suddenly accelerate from the rest and are you pushed back into the seat, why? जब मतलब एक कार जो है वो suddenly से एक्सीलेट किया जाता है, कोई भी झटका लगता है, आप जो है वो सीट के पीछे की तरफ क्यों पुश होते हैं? एक्चुअली वो पहले बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि आप सीट को पीछे की तरफ पुश होते हैं, ठीक है, आगे होकर पीछे जाते हैं। उसके बाद वो पूछ रहे हैं वाई, ऐसा क्यों होता है, हमें वो एक्सप्लेन करना है। When cars suddenly accelerate, your body tend to remain at the rest due to inertia. The seat push your body forward, making you feel as if are you pushing backward. जब हम रेस्ट की फॉर्म में होते हैं, हमारी जो बॉडी रेस्ट का जो एनेशिया होता है उसकी वजह से पहले तो हम स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन जब हमको झटका लगता है तब हम आगे की तरफ जाते हैं और फिर पीछे की तरफ होते हैं, मेकिंग यू फील एज पुश बैकवर्ड। हम मतलब आगे रेस्ट की फॉर्म में होते हैं ना, तो बैठे हुए हैं हम, तो हमारी बॉडी की एनेशिया की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जब हम झटका लगता है तब तो ऑब्वियस बात हम आगे को जाते हैं, लेकिन जो पीछे को जाते हैं वो हमारा ऑटोमेटिकली हमें ऐसा लगता है कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं। The force expressed in the Newton second law in a net force. Why is it so? The force expressed in Newton second law is a net force. जो न्यूटन के सेकंड लॉ में हमें फोर्स बताई गई है, F इज इक्वल टू ma, ये देखें
ये वाली जो फोर्स है ये नेट फोर्स है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ओनली द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द एक्सीलेशन। जो नेट फोर्स होती है वही एक्सीलेशन प्रोड्यूस कर सकती है। इफ नेट फोर्स इज जीरो द ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्सीलेट। अगर हमारी नेट फोर्स ही जीरो हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट जो है एक्सीलेट नहीं होगा। F इज इक्वल टू ma। ये मेरा फॉर्मूला हमने लिख दिया। अगला 3.8 है How can you show that rolling friction is less than sliding friction? जो rolling की friction है उसकी friction जो है less है as compared to sliding friction. Pushing a heavy box on the floor, it is difficult to slide. अगर जो heavy box होता है उसको जो है वो slide देना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। And then place rollers or pipes under it and push again. It's move more easily. Show that the rolling friction is less than sliding friction. यहाँ पर जब एक हैवी बॉक्स की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप एक हैवी बॉक्स को खींचते हैं, घसीटते हैं, उसे स्लाइड करते हैं तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यही हम उसके नीचे अगर कोई पहिए लगा दें, ठीक है, पहिए लगा दें तो घर में भी ऐसी बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइक मशीन, वॉशिंग मशीन्स होती हैं या और भी ऐसे बहुत सारा फर्नीचर होता है ना जिसे मूव करना जो भी डिफिकल्ट होता है जब हम उसे घसीटते हैं। लेकिन जब उसके नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं तो उसे रोल करना जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसकी एग्जांपल लेके हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को जो है डिफाइन करना ओपन ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी की सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट maximum velocity reached by a falling object when the air resistance become equal to its weight। तो हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, एक कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी होती है रीच बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वजह से होती है व्हेन द एयर रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू इट्स वेट। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3.10। एन एस्ट्रोनॉट walked in a space want to return to its spaceship by firing a hand rocket। in what direction does he fire the rocket? उसने जब रॉकेट को फायर करना है और वो कौन सी डायरेक्शन में फायर करे, हमने ये आंसर उसको देना है। ही शुड फाइट द रॉकेट, वो रॉकेट को फाइट करे अवे फ्रॉम द स्पेसशिप, स्पेसशिप से दूर उसे फाइट करेगा। देयर रिएक्शन फोर्स, द रिएक्शन फोर्स विल पुश हिम टुवर्ड द स्पेसशिप, वो उस स्पेसशिप की तरफ लेगी। जो रिएक्शन फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या था कि हर रिएक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो उसने जो अपनी स्पेसशिप की तरफ वापस जाना चाहता है तो वो रॉकेट को किस डायरेक्शन में फायर करेगा तो अपनी स्पेसशिप की तरफ वापस जाए। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर वो खड़ा हुआ है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं लाइक अभी वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये हमारे पास जो है वो एस्ट्रोनॉट वो जो आदमी स्पेसशिप वाला वो ये ठीक है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसने जब रॉकेट को फाइट करना है वो रॉकेट और हमारी जो स्पेसशिप है वो यहाँ पर है तो वो रॉकेट को इस डायरेक्शन में फाइट करेगा। तो जब इस डायरेक्शन में करेगा तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, जो दूसरी फोर्स होगी वो उसे इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके जो है वो स्पेसशिप से दूर, ये स्पेसशिप है इससे दूर वो उसे फाइट करेगा तो इन रिटर्न वो इस तरफ जो है वो मूव कर जाएगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा आंसर है। ही शुड फाइट द रॉकेट अवे फ्रॉम द स्पेसशिप, द रिएक्शन फोर्स विल पुश हिम टुवर्ड द स्पेसशिप अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। तो आज हमारे जो है चैप्टर नंबर 3 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर